Hello students, good morning. Today we will discuss about moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. What is galvanometer? What is moving coil galvanometer? Moving coil galvanometer is an instrument to detect small current through it. गैल्वेनोमीटर से जैसे ही थोड़ा भी छोटा भी करंट फ्लो करता है, थोड़ा सा भी करंट फ्लो करता है, डिफ्लेक्शन आता है और ये गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर सकती है। नाउ व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। अभी आप पढ़ेंगे, एनी current carrying conductor या any current carrying coil placed in magnetic field experiences a torque। ये इसका प्रिंसिपल रहा। तो आप लिख लीजिए, पहले सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट स्मॉल करंट थ्रू इट। फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये लिख लीजिए, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट आप लिख लीजिए प्रिंसिपल, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट it works on the principle of any current carrying coil placed in uniform magnetic field experiences a torque। ये इसका प्रिंसिपल आप लिख लेंगे। तो मैंने व्हाट इज गैल्वेनोमीटर बता दिया, इसका प्रिंसिपल क्या है ये भी बता दिया, और टॉर्क कितना काम करता है पहले वाले लेक्चर में हमने बताया कि कोई भी कॉयल है, कोई भी करंट कैरिंग कॉयल है, उसको यदि मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो कितना टॉर्क होगा। दैट टॉर्क इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिराइव कर चुके हैं पहले क्लास में। अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। तो इफ द प्लेन ऑफ कॉइल इज लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो हम ऐसा एक अरेंजमेंट प्रोड्यूस करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए जिसमें कि अल्फा हमेशा जीरो हो। देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मार्कर शो कर रहा है, और ये कॉइल का प्लेन है जो कि अल्फा एंगल बना रहा है। सपोज दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा और टॉर्क के वजह से ये रोटेट करेगा टॉर्क को। ये सपोज ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और इस प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये जो हमारा हाथ देख रहे हैं, हथेली देख रहे हैं, इस पर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। इस टॉर्क के वजह से ये मूव किया, कुछ एंगल बना दिया, कुछ एंगल बनाया। तो जब एंगल बना दिया तो अब तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में एंगल जीरो नहीं न रहा, अब तो एंगल चेंज हो गया। लेकिन हम एक ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें कि प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सिस्टम को, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को इन विच प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जानना है। ये जो हमारा कॉइल होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है। तो एक बार फिर से हम आपको इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इट। व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट एनी करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दो चीज़ हमने बताया, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना होगा ये आप जान चुके हैं, टाउ इक्वल टू NIAB cos अल्फा। फिर हम एक टर्म और डिस्कस यहाँ कर रहे हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीन चार चीज़ की हमको ज़रूरत होगी। अब देखो एक चीज़ और आप ध्यान से समझिए। पहले तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के पार्ट क्या क्या है इसमें आप देख लीजिए। यहाँ एक बेस होता है, दिस लाइन बेस, इसको आप देख सकते हैं। लेवलिंग स्क्रू है, एक लेवल में करने के लिए दो स्क्रू रखे होते हैं, लेवलिंग स्क्रू 1 एंड लेवलिंग स्क्रू 2। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए
ये दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये इस ढंग से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि इसको हम सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ये सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, ये इस देखिए, ये आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सिलेंडर टाइप का ये बना हुआ है, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा इस टाइप से। एंड दिस सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जब भी आप घुमाएंगे कॉइल को तो एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज रिमेन जीरो, हमेशा जीरो होगा। कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। इसके अंदर एक आप सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है जो हम एल लिखे हुए हैं, दिस सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। दिस सॉफ्ट आयरन कोर प्रोड्यूसेज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक लाइन फिर से यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर ऐसे चलिए, तो ये हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब देखिए इसके अंदर हमको रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल। और रेक्टेंगुलर कॉइल का एक एंड हमारा टॉर्सन हेड से होते हुए हमारा टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है, और फिर इसी कॉइल का दूसरा हेड, इसी कॉइल का दूसरा हेड कहाँ से कनेक्टेड है, देखिए दूसरा हेड घूम करके आ करके यहाँ पर नीचे इस इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये इलास्टिक स्प्रिंग टर्मिनल 2 से कनेक्टेड हो गया। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल का एक एंड हमारा टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है, और इसी रेक्टेंगुलर कॉइल का दूसरा एंड इस इलास्टिक स्प्रिंग से होते हुए टर्मिनल 2 से कनेक्टेड है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमको सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर मिरर है, देखिए ये आप मिरर आप देख रहे हैं, ये मिरर ये दिखाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में ये रेक्टेंगुलर कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। ये इस मिरर के हेल्प से हम डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं। और जिस थ्रेड से जिस वायर से कनेक्टेड है दैट वायर इज नोन एज फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, दिस इज फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। तो इस फिगर को आप अच्छे ढंग से बना लीजिए, फिर इसको हम मिटाने जा रहे हैं। वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसमें आपको क्या क्या लिखना है, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट स्मॉल करंट थ्रू इट। ओके, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के विषय में हमको पता हो गया कि व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप लिखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट स्मॉल करंट थ्रू इट। नाउ व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल आप लिख लीजिए। प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल एनी करंट कैरिंग coil placed in magnetic field experiences torque. Current carrying coil placed in magnetic field experiences torque, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो हमने ये बता दिया कि व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज प्रिंसिपल। अब देखिए इसके कंपोनेंट, इसके पार्ट क्या क्या है। इसके पार्ट में आप लिखिए, कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए बेस लाइन ऑन विच 2 लेवलिंग स्क्रू आर फिक्स्ड, दिस 2 लेवलिंग स्क्रू आर फिक्स्ड। और उसके बाद ए रेक्टेंगुलर कॉइल is placed between north pole and south pole of 2 magnets, north pole and south pole के बीच में हम रेक्टेंगुलर कॉइल हम रखे हुए हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दिस सॉफ्ट आयरन प्रोड्यूसेज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड
one end of the rectangular coil is attached या connected through torsional head and through terminal 1 से connected है. Another head of the rectangular coil is connected to a elastic spring and then terminal 2. तो मिरर, यहाँ मिरर भी है. मिरर is used to detect deflection in the galvanometer. तो ये अभी जो हम बोले हैं ये कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेंगे. नाउ इसका वर्किंग, द टॉर्क, या थियरी में आ जाइए, आप थियरी में आ जाइए. द टॉर्क experienced by the current carrying rectangular coil. कितना टॉर्क होगा बच्चों? टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस अल्फा. दिस विल बी द टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस अल्फा, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ turns of the rectangular coil, of the rectangular coil, number of turns of the rectangular coil. I is current through the rectangular coil, A is area of the coil, B is magnetic field, and alpha is angle between the plane of the coil and the magnetic field. बट रेडियल, फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इतना आप नोट कर लेंगे, इतना आप नोट कर लीजिए. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नोट कर लीजिए. इसको किसको कहते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए. ये भी बहुत जरूरी है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जानना. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो आप लिख लीजिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड इन विच कॉइल ऑलवेज लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. तो आप लिख लीजिए, रेडियल मैग्नेटिक द मैग्नेटिक फील्ड in which the coil, in which the plane of the coil, the plane of the coil always lie in the direction of the magnetic field. The magnetic field, radial magnetic field is the magnetic field in which the plane of the coil always lie in the direction of the magnetic field. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज लाई अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो दैट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. हेंस इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, hence in radial magnetic field, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया. बट वी हैव
टॉर्क इज इक्वल टू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई भी करंट कंडक्टर है दैट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क but the torque experienced by the rectangular coil placed in but the torque experienced by the rectangular coil placed in मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल है तो उस पर कितना टॉर्क होता है बच्चों? टाउ इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा। तो हेंस दैट इज टाउ इज इक्वल टू NIAB। अल्फा की वैल्यू 0 हो गया, सिंस अल्फा इज इक्वल टू 0 तो इतना टॉर्क रहा। दिस इज इक्वेशन 1। ये आप बना लीजिए, कितना टॉर्क काम करेगा भाई? NIAB। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अब ये टॉर्क क्या करेगा? ये टॉर्क कॉन्स्टेंटली रेक्टेंगुलर कॉइल को इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ये टॉर्क कॉइल को रोटेट करेगा। ओके, तो जब ये कॉइल रोटेट कर रहा है, जब ये टॉर्क रोटेट कर रहा है कॉइल को, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ए रेस्टोरिंग फोर्स। ये जो यहाँ पर स्प्रिंग आप देख रहे हैं और ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं, ये दोनों का काम क्या होगा? मेनली स्प्रिंग का क्या काम होगा कि जो कॉइल में रोटेशन हो रहा है उसको रोटेट करने से रोके। मान लीजिए एक बार रोटेट हो गया, यही कोई भी चीज़ है, ये एक बार रोटेट हो रहा है, 2 बार रोटेट हो रहा है, तो इसके ऊपर जो भी स्प्रिंग आप देख रहे हैं उसको रोटेट करने का विरोध करेगा। उसी को हम बोलेंगे रेस्टोरिंग टॉर्क। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि रेस्टोरिंग टॉर्क और ये जो एक्सटर्नल टॉर्क हमारा NIAB है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो NIAB जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, करंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क क्या है? मान लीजिए C इंटू थीटा। थीटा क्या है? थीटा टॉर्क, C इज द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यदि 1 रेडियन से घुमाए हुए हैं तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना है? C है। तो थीटा एंगल से घुमाने पर रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? C इंटू थीटा, वेयर C इज इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। 1 रेडियन से हम घुमाएंगे तो कितना एंगल से घूमेगा? तो थीटा रेडियन से घुमाएंगे तो कितने एंगल से घूम गया? C थीटा। तो हेंस NIAB cos थीटा इज इक्वल टू C थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, ये आपको मालूम हो गया। यहाँ से हम करंट सेंसिटिविटी निकालने की कोशिश करेंगे। अभी इस डायग्राम को हम मिटा दे रहे हैं। ये डायग्राम आप नोट कर चुके होंगे, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अभी आपको एक जो रिलेशन आ गया, NIAB इज इक्वल टू C थीटा। व्हाट इज C? C इज द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यदि यूनिट रेडियन से यदि ट्विस्ट किए हुए हैं तो रेस्टोरिंग टॉर्क क्या है? C है। तो मान लीजिए कि कॉइल आपका थीटा रेडियन से घूम गया है, तब रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा? C थीटा। तो एट इक्विलिब्रियम NIAB इज इक्वल टू C थीटा। इसको आप नोट कर चुके हैं। नाउ करंट सेंसिटिविटी क्या है?
देखो बच्चों, यदि हम थीटा बाई आई कर रहे हैं, देन थीटा बाई आई इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ आप लिखेंगे एन ए बी बाई सी, एन ए बी इज इक्वल टू बाई सी। तो दिस थीटा बाई आई को ही हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो हम लिखेंगे व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू इट। गैल्वेनोमीटर से यदि 1 एम्पियर का करंट पास हो तो कितना डिफ्लेक्शन हो गया गैल्वेनोमीटर में, दैट इज नोन एज व्हाट? करंट सेंसिटिविटी। आप लिख लीजिए करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the coil, produced in the coil when unit current passes through it. Okay, is the deflection produced in the galvanometer when unit current passes through it, that is theta by I is equal to n a b c। तो इसी को हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, दैट इज दिस आई एस इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी को आई एस पे लिखेंगे इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। तो करंट सेंसिटिविटी बच्चों किन किन बातों पर डिपेंड करता है? ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, सी पर डिपेंड करता है, मतलब जो इलास्टिक स्प्रिंग लगाए हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। नाउ आफ्टर दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल। आप लिख सकते हैं इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल when a potential difference yeah when unit potential difference is applied across the ends of the coil। कॉइल के दो एंड होंगे, यदि हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं थीटा बाई वी। थीटा बाई वी हमको निकालेंगे। अब थीटा बाई वी कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू थीटा बाई वी को हम लिखेंगे आई इंटू आर। मान लीजिए कि आर है रेजिस्टेंस, सपोज आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, देन थीटा बाई आई तो हमको मालूम है एन ए बी अपॉन सी, ये आर हो गया। तो दिस थीटा बाई वी का ही तो नाम क्या है? थीटा बाई वी को हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं, हेंस थीटा बाई वी को क्या लिखेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन वी के प्लेस पर ही तो आप लिखे थे, दैट इज एन ए बी सी आर। व्हाट इज आर? आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो दिस वी एस इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी को आप आई एस लिखे थे बाई आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े तो करंट सेंसिटिविटी, मान लीजिए कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं, ए बढ़ाते हैं, बी बढ़ाते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाए, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू अभी आई थी थीटा बाई आई इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स यदि बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके करंट सेंसिटिविटी बढ़ाए और उस टर्म में हमारा
रेजिस्टेंस भी बढ़ गया और रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी घट भी सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा। इस बात को डिपेंड करेगा कि जो करंट सेंसिटिविटी हम बढ़ाए हुए हैं वो कैसे बढ़ाए हुए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के तो नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी कॉइल का बढ़ जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी इस पर न्यूमेरिकल्स हम करा देंगे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पर, तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।